नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का हमारा टेस्ट रहेगा राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन फुल टेस्ट, जिसमें आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं और 150 प्रश्नों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जो है 300 मिनट का ये पेपर होने वाला है सीईटी का 27-28 तारीख को, है ना। अभी टाइम आ चुका है, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। चलिए आग लीजिए, जांच लीजिए अपनी तैयारी को, कैसी अपनी तैयारी है। तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन को करके जो है कमेंट में अपना आंसर दे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। तो आपको आपने पढ़ा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में, तो ज़रूरी नहीं है मैं बोलूँ कि अलवर में, भरतपुर, रणथंभौर, कान्हा। आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप तुरंत ही पढ़ के क्वेश्चन को कमेंट में आंसर अपना दीजिएगा। ठीक है, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है। या फिर आपको पांचवा ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप पांचवा ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो है सीईटी में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जो है आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो इस प्रकार की क्लासें आपको कैसी लगती है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए साथियों करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है। तो आपने कमेंट में अपना आंसर क्लिक कर दिया होगा। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको, और इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में, अलवर में है, भरतपुर, रणथंभौर, कान्हा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। आपने क्या जवाब दिया कमेंट में, अपना कमेंट में आंसर जरूर दें। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका, देख लीजिए, भरतपुर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में जिले में। भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से संपूर्ण 150 क्वेश्चनों को करने वाले हैं साथियों। चलिए करें शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है। राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है, सतलज नदी का, या रावी नदी, या घाघरा नदी, घाघरा, घग्गर, या फिर यमुना नदी। तो आपको आंसर कमेंट में क्लिक करना है, कमेंट में देना है, और कमेंट में आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर अपना दे दिया होगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसकी थ्योरी पढ़ने में या फिर सभी को, क्योंकि इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो सीधा सीधा प्रश्नों का सॉल्यूशन करके देख के और आंसर देख के जो है हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए गाइस। तो राजस्थान नहर जो है आपके किस नदी का पानी लाती है, तो ये लाती है आपकी सतलज नदी का। सतलज नदी का जो है पानी, जो राजस्थान नहर है, ये लेकर आती है इंदिरा गांधी नहर। इस महात्मा गांधी परियोजना का जो है उद्देश्य हिमालय पानी से पश्चिम राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि की सिंचाई करना, और इस क्षेत्र में करोड़ों निवासियों को पानी पीने का पानी जो है उपलब्ध कराती है। आपकी नहर नहर कौन सी, आपकी इंदिरा गांधी नहर पानी लेकर आती है। ठीक है, तो सतलज नदी का पानी लेकर आती है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से। राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन नैरो गेज पर कहाँ चलेगी। तो राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन नैरो गेज पर कहाँ चलने वाली है, ये चलने वाली है आपके, आंसर दे दीजिए कमेंट में। कमेंट में आंसर आपको तुरंत ही क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं कि कमेंट करने के लिए हम रुकेंगे, रुकना नहीं है, स्पीड में बढ़ना है आगे। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन है आपका, राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन नैरो गेज कहाँ पर चलने वाली है, ये चलने वाली है आपके कामली घाट से फुलाद की। कहाँ पर चलने वाली है, कामली घाट से फुलाद की ओर चलने वाली है साहब। राजसमंद में ये आपका कामली घाट पड़ता है, तो राजसमंद के कामली घाट से फुलाद के बीच नैरो गेज ट्रैक पर जो है हेरिटेज ट्रेन शुरू की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि राजस्थान मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित है। तो ये हो जाएगी आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक राजस्थान मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित की जा रही है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है। राजस्थान सरकार ने जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य आपको बताना है। तो उद्देश्य हो जाएगा उसका आपके, किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। किसानों द्वारा अपने खेतों में जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना चलाई गई है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता से लेकर। तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी आपके और सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई की गई साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7वां, वालिन जी के गुरु कौन थे? तो वालिन जी के गुरु थे आपके दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी। क्या आंसर दिया है आपने? आपने दिया है दादू दयाल जी। वालिन जी के गुरु कौन थे? वालिन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली आपसे पूछी गई है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी आपके सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ में आपके दानचंद चोपड़ा जी की हवेली स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको आंसर देना है गोपाल सिंह करवा और केसरी सिंह बारठ के द्वारा गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की गई। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है आपके माउंट आबू में। माउंट आबू जो है ग्रीष्मकालीन महोत्सव मई या जून में आयोजित किया जाता है और एक वार्षिक उत्सव है जो राजस्थान में मनाया जाता है आपके माउंट आबू में। ठीक है, तो ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है आपके माउंट आबू सिरोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो किस किले को जो है आपके यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल नहीं किया गया है? कौन सा किला जो आएगा आपका? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला जो है आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपका रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ ये जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12वां, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित किया जा रहा है? तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है आंसर। आंसर हो जाएगा आपका नौक जैसलमेर। नौक जैसलमेर में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट है आपका, निम्न सभी राजस्थान की रवि की तिलहन है सिवाय किसके? यानी आपसे पूछा गया है कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो कि आपके रवि की तिलहन नहीं है, बाकी आपके 3 ऑप्शन जो है रवि की तिलहन में आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली। मूंगफली जो है रवि की तिलहन में नहीं आती है। बाकी अलसी, तारामीरा और तौरिया सरसों ये जो है रवि की तिलहन में आपके आती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 14वां क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, सरल भी है। तो सभी को इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए, उनके साहस और समर्पण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1731 में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने एक मंत्री को जो है नया महल बनाने की लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा था और उस वक्त आप सभी को पता है 1734 में ये कांड हुआ था। ठीक है, खेजड़ली कांड। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए पढ़े आगे। वह राजस्थान पोर्टल कौन सा है जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है? राजस्थान का पोर्टल कौन सा हो जाएगा जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है? आईफैक्ट, राज ई-वॉल्ट, राजनेट, ई संचार। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान ई वैलेट। राज ई वैलेट। राज ई वैलेट जो है राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, बस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर वैधशाला, आमेर की हवेली और कुंभलगढ़ का किला। तो कौन से जो धरोहर है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आमेर की हवेलियाँ। आमेर की हवेलियाँ जो है आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जंतर मंतर वैधशाला है, चित्तौड़गढ़ का किला है और कुंभलगढ़ का किला है। इन तीनों को जो है आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक बताने हैं हमको। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे आपके संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, जो मुख्य रूप से मध्य राजस्थान में स्थित एक भक्ति धार्मिक समुदाय था। ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये एक भक्ति धार्मिक समुदाय था जो कि मध्य राजस्थान में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लोक नृत्य चरी के लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य चरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में जो है चरी नृत्य किया जाता है? डूंगरपुर, किशनगढ़, बूंदी, जालौर। आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चरी नृत्य किया जाता है आपके किशनगढ़ में। किशनगढ़ में जो है आपके भारत में आम लोक नृत्यों में से एक है चरी नृत्य, जो कि किशनगढ़ में आपके गुर्जर समुदाय के प्रसिद्ध है ये चरी नृत्य। ठीक है, और ये नृत्य जो है चरी नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, केवल महिलाएं करती है। किशनगढ़ जो इसका प्रसिद्ध स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। तो सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इधर आपका जो है सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका राजस्थान की राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को में स्थापित किया गया था। संदेह रखे आपको 1967, 68, 69 और 70 किस सन में जो है राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को स्थापित किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969 में। 1969 में कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। चलिए, तो 1969 में आपके उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो चलिए आंसर आपने कमेंट में कर दिया। अब देखते हैं आंसर। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा काला हिरण के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य आपके राजस्थान के शेखावाटी जिले में स्थित है, चूरू में स्थित है। चूरू से आपके जो है समथिंग 80 या 85 किलोमीटर जो है दूरी पर स्थित है आपका ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब एक आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब एक आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष के अधिकार, कर्तव्य और कार्यकारी कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपे जाएंगे? वरिष्ठ सदस्य को, आरक्षित सदस्य को, या फिर आम सदस्य को, या किसी भी सदस्य को आप सौंप सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आरक्षित सदस्य को जो है 2009 के अनुसार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब एक आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष के जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, कार्यकारी कार्य होता है, जो काम विभाग होता है, वो सौंपा जाता है आपके आरक्षित सदस्य को। नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल है, आपको ज़रूर बताना है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये हो जाएगा आपका 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को जो है आपकी राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी और 30 मार्च को ही आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आल्हा और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के थे? आला उदल जो है आपके पूछा है कि किस राजपूत राज्य के ये थे? तो ये थे आपके चंदेल शासक के। आला और उदल चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव, जिन्हें परमाल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सेवा में जो है इन्होंने प्रसिद्ध सेनापति थे ये आला उदल। तो याद रखिएगा, आला उदल कहाँ से? आपके चंदेल से, और चंदेल में आपके परमर्दी देव के सेनापति थे। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर, और रामगढ़ वेशधारी अभ्यारण्य बूंदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सही है और कौन सा गलत दे रखा है। ठीक है, तो 1, 2 या 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 राइट हो जाएंगे, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, ये भी राइट हो जाएगा। और आपका जो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये आपके भरतपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारपारकर नस्ल आपके राजस्थान के पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। थारपारकर नस्ल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। इसका मूल नाम, जो मूल स्थान है वो सिंध क्षेत्र है, और सिंध आपके पाकिस्तान का वाला, और मालानी जो है गाँव बाड़मेर में इसका जो है आप राजस्थान में स्थान कह सकते हैं। इसका प्रजनन केंद्र आपके जैसलमेर के चंदन गांव में है, और जैसलमेर से चंदन से आप याद रखिएगा चंदन नल को। ठीक है, और ठीक है, तो थारपारकर नस्ल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, और मूल स्थान सिंध क्षेत्र हो जाएगा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के किस स्थान पर पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो राजस्थान के किस स्थान पर पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में। अजमेर में पहली कपास मिल जो है स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट आपका 28वां क्वेश्चन कि RUDA ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ग्रामीण गैर विकास संस्था की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में जो है आपके ग्रामीण गैर विकास संस्था की स्थापना हुई। राजस्थान सरकार ने राज्य में ग्रामीणों के जो सूक्ष्म उद्यमी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये संस्था के रूप में नवंबर 1995 में ग्रामीण गैर विकास संस्था RUDA की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका सम्मिलित करने का क्वेश्चन आ गया है आपका। तो युद्ध दे रखे और उनके बीच जिनके बीच लड़ा गया था वो शासक दे रखे। तो खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदावर का युद्ध। राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी, राणा सांगा बाबर और राणा सांगा और मोहम्मद गौरी आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको बताना है सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये नहीं शब्द आपको जरूर याद रखना है। नहीं शब्द, ये जो नहीं शब्द दे रखा है ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि इस यहाँ से कन्फ्यूजन जो है दूर होता है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 3 जो है आपके सम्मिलित नहीं है, यानी खातौली का युद्ध राणा सांगा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य नहीं हुआ था। और बात करें तीसरा है आपका चंदावर का युद्ध, जो कि दे रखा है राणा सांगा और मोहम्मद गौरी, तो इनके बीच भी नहीं हुआ था। खानवा का युद्ध जरूर राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खातौली के युद्ध के बारे में कुछ डिटेल में आपको और साझा कर देता हूँ कि खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की राजपूत सेना और इब्राहिम लोदी के नेतृत्व वाली दिल्ली सल्तनत की सेना के बीच लड़ा गया था। इसलिए युग में एक जो है गलत सम्मिलित है। और बूंदी के निकट खातौली में भीषण युद्ध हुआ था। सुल्तान हार गया और युद्ध के मैदान से भाग गया था। सुल्तान के एक पुत्र को बंदी बना लिया गया था। अगले वर्ष सुल्तान ने मियाँ हुसैन और मियाँ मुखान को सेना प्रमुख के रूप में एक बड़ी सेना के साथ भेजा और पुनः महाराणा ने सुल्तान की सेना को धौलपुर के पास वाडी युद्ध में हराया। खानवा का युद्ध बाबर की मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच एक निर्णायक युद्ध था, इसलिए युद्ध 2 सही सम्मिलित होता है। युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हुआ और आने वाली शताब्दियों के लिए बाबर और उसके वंशजों के शासन को मजबूत किया। चंदावर का युद्ध आपके मोहम्मद घोरी और जयचंद गहड़वाल के बीच जो है लड़ा गया था, इसलिए युग्म 3 भी गलत सम्मिलित हो जाएगा। जयचंद उत्तरी भारत के गढ़वाल वंश का अंतिम महान शासक था। 1194 में छंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद छंदवार का युद्ध होता है 1193 या फिर 1194। 91-92 में आपके तराइन के युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, उसके बाद 93-94 में आपका जो है छंदवार का युद्ध होता है। गंगा के मैदान में मोहम्मद का पहला अभियान 1193 में तराइन में पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार के साथ समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, इस प्रकार की जो थ्योरी मैं अगर आपको बताने लगूंगा तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम जो है साझा करेंगे। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन याद करने हैं। इससे आपका जो है रैपिड रिवीजन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ गई है भाई, 27-28 को एग्ज़ाम है आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आ जाइए। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? जालोर में आपके ग्रेनाइट पाया जाता है, तो वो किस प्रकार का पाया जाता है आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है, गुलाबी ग्रेनाइट आपके जालोर जिले में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1722 में कि यानी किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके 1722 में राजा सवाई जय सिंह को दी गई थी। आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आगरा की सूबेदारी सवाई जय सिंह को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर राजस्थान। तो राजस्थान को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो ये होता आपके जोधपुर से। जोधपुर से आपका जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना 34वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अकबर के अधीन किस राजपूत शासक के पास सर्वोच्च मनसब था? अकबर के जो अधीन थे शासक थे उनमें से आपको बताना है कि किस शासक के पास सर्वोच्च मनसब का जो है मनसब था, पद था मनसब का। जैसे 5000 का मनसब, 7000 का मनसब, इस प्रकार से दिया जाता था। तो ये हो जाएंगे आपके
आमेर के कुंवर मानसिंह के पास जो है सबसे अधिक मनसब था, 7,000 का मनसब था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा काल जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, आपको बताना है। यानी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो काल था, समय था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व जो है कालीबंगा सभ्यता का काल रहा। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? चलिए बताइए कमेंट में। तो ये खोज की थी आपके अमलानंद घोष ने 1952 में खोज की थी। ठीक है, और कालीबंगा का जो अर्थ पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो काली चूड़िया इसका जो है अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी रचना वीरभान ने की थी? वीरभान ने रचना किसकी की थी? वंशवास्कर, अपयुद्ध, सूरज प्रकाश या फिर राजरूपक? वंशवास्कर की तो आप सभी को पता है, सूरमल मिश्रण ने की थी। ठीक है, चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। वीरभान ने जो रचना की थी राजरूपक की, राजरूपक वीरभान द्वारा लिखा गया था और यह डिंगल भाषा में लिखा गया था। 1787 में जोधपुर राजा अभय सिंह और गुजरात सूबेदार सर बुलंद खान के बीच लड़े गए युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहे से है? चूहों वाली देवी माता करणी माता। आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को, करणी माता, चूहों वाली देवी। सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो मानते हैं कि करणी माता के दर्शन हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर तो आपको बताइए करणी माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की ताम्र युग की एक प्रमुख सभ्यता है? ताम्र युग की एक प्रमुख सभ्यता हो जाएगी आपकी आहट सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहट सभ्यता हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? आपको आंसर कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपसे हिडन क्वेश्चन है, ये मान लीजिए, और इम्पोर्टेंट है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आने वाला है, ये मान लीजिए। अब ताम्र युग की सभ्यता और तो होगी आपकी आहट, और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? तो वो हो जाएगी आपकी, कमेंट में आंसर दे दिया ना, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराठ जो है प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराठ थी आपके मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बैराठ जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की। ठीक है, चलिए राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? यानी और राजस्थान का जो राज्य का औसत लिंगानुपात है वो हो जाएगा आपका 928। तो कम रखने वाले कितने जिले थे? तो ये हो जाएंगे आपके 12 जिले थे। 12 जिले आपके जो है 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात यानी 928 से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान पूछा गया है आपसे भारत का। ठीक है, तो शुष्क स्थान आप सभी जानते हैं अपना पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में आपके जैसलमेर होने वाला है। ठीक है, तो थार का रेगिस्तान यहीं पर है आपके, है ना। चलिए यहाँ का अगर आप तापमान देखिए, गर्मियों में जो है 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका लो हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? तो आरक्षित वन क्षेत्र जो है किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़ में। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जो है राजस्थान के सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है कि किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक रही है? तो ये रही आपकी जयपुर जिले की। जयपुर जिले की जो है जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई है साहब। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नैक चारमर डांस से जाना जाता है? स्नैक चारमर डांस से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है प्रसिद्ध नृत्य है और ये स्नैक चारमर डांस से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, पंडित जसराज गायकी से संबंधित थे, यानी पंडित जसराज जो है किस गायकी से संबंधित थे? मौद, मेवाती, ख्याल या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर कौन सा है जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका मेवाती। पंडित जसराज जी जो है मेवाती गायकी से संबंधित थे। पंडित जसराज मेवाती, पंडित जसराज मेवाती से संबंधित थे। नेक्स्ट आपका, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की? तो ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो ये की थी आपके करौली में। करौली में 9 नवंबर 1817 को जो है हरबख्शपाल सिंह के साथ संधि की थी साहब। चलिए
ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन आपके जो है संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है आपका ट्रेंच कमीशन, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन में आपके जो है ट्रेंच कमीशन आया। और बेंगू कहाँ पर है? बेंगू जो है चित्तौड़गढ़ जिले में एक गाँव है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? विश्व में रत्न बाजार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका रत्न बाजार जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49वां क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गाँव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए थे? तो ये हुए थे आपके 2002-2003 में। 2002-03 में जो है 90% से अधिक गाँव जो है कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए थे साहब। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मेवात क्षेत्र के जो अलवर जिला है इसमें जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत हो जाएंगे आपके लालदास जी। लालदास जी जो है मेवात क्षेत्र में धार्मिक पुनर्जागरण प्रसिद्ध संत थे और इनका जन्म हुआ था 1540 में धौली दूध गाँव था अलवर में। अलवर में धौली दूध गाँव में जो है इन्होंने जन्म लिया था 1540 ईस्वी में, ठीक है। चलिए तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 50 क्वेश्चन इतनी जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर और भी क्लास हमने देखी होगी, लेकिन इस प्रकार से जल्दी करवाने का जो है रैपिड रिवीजन, वहाँ पर आपसे फालतू की बातें की जाती है। हाँ अरे यार देखो आप 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चनों को जो है 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में कंप्लीट करवाया जाता है। अच्छी बात है, वो डिटेल बताते हैं। कुछ लोग कहेंगे, साथी कहेंगे कि अब कि वो डिटेल साझा करते हैं भाई, लेकिन हमको जो है अब रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है, तो हम सीधा सीधा प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके बारा जिले में। बारा जिले में आपके शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है और ये अभ्यारण्य जो है आपके 98 वर्ग किलोमीटर में जो है एरिया में फैला हुआ है, 98 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। साथियों आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया आप दे ही रहिए। कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, कमेंट में आंसर दे रहे हैं, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक एक सब्सक्राइबर जो है हमारी फैमिली का हिस्सा है और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए साथियों इसी प्रकार हमारी सीरीज जारी रहेगी और आगे बढ़ते हैं अपने 52 प्रश्न की ओर, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, टाइम बहुत कीमती है भाई। तो अब जो है सीधा सीधा प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किनके द्वारा निर्मित किए गए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो निर्माण उनका किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था चालुक्य राजा ने। चालुक्य ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके एकमात्र हिल स्टेशन पर है, जो कि माउंट आबू से जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर, यानी माउंट आबू के पास में है, बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर ही दूर पर स्थित है, ठीक है। चलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर निम्नलिखित में से किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपके जो है अजमेर से करता है, अलवर से करता है, नागौर से भी करता है, लेकिन पाली से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो है पाली से ये साझा नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर जो है दे रखा है पहले जो अब पहले के अनुसार वर्तमान में तो वर्तमान में भी नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, महाराणा प्रताप सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के 13वें राजा थे? तो महाराणा प्रताप सिंह जो है किस राज्य के 13वें राजा थे? आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप सिंह जो है 13वें राजा थे मेवाड़ के जो है राजा थे। और अच्छा बताइए आपसे क्वेश्चन है एक कि महाराणा प्रताप का जो है बचपन का क्या नाम था? कमेंट में आपको आंसर देना है। चलिए दीजिए कमेंट में आंसर कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। दे दिया। चलिए तो नाम था उनका कीका। क्या था बचपन का नाम? कीका था। सिसोदिया राजवंश से ये राजा हुए थे, ठीक है। चलिए सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगी आपके मथुरा में। मथुरा में जो है सूरसेन जनपद की राजधानी स्थित है, आपके आधुनिक मथुरा के पास स्थित है। इसमें आपके आते हैं करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर वाला क्षेत्र जो है मत्स्य जनपद में आपके आ जाता है, ठीक है, सूरसेन महाजनपद में। चलिए
क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? तो क्षेत्रपाल को जो है आपके ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल को किस रूप में पूजा जाता है? तो ग्राम देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट टाइम पे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद तारवाद नहीं है? तत्व का मतलब तार, तो तत्ववाद नहीं है ना? तो आपको बताना है कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो तत्ववाद नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका अलगोजा। अलगोजा जो है एक तत्ववाद नहीं है। अलगोजा एक युग्मित जो सूत्र काष्ठवाद यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा काष्ठवाद यंत्र है। जबकि आपके कमाचा, जंतर, रावण हत्ता वाद्य यंत्र ये जो है आपके तत्तारवाद यंत्र है। ठीक है, तत्ववाद है। नेक्स्ट है आपका 58वां क्वेश्चन। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। ऑप्शन है आपकी, पहला है आपका उदयपुर RSERT उदयपुर, IASC बीकानेर, DIET जयपुर, RIE अजमेर। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। ये हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समूह का आपको चयन करना है। तो जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने जिन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो हो जाएंगे आपके जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली में जो है जब जयपुर के सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। भारतीय संसद में राजस्थान राज्य से कितने सदस्य चुने गए? तो भारतीय संसद में राजस्थान राज्य से जो है आपके 35 संसद चुने गए, 35 सदस्य जो है चुने गए हैं। इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल बताऊं, चलिए। तो भारतीय संसद में राजस्थान राज्य के 35 सदस्य चुने जाते हैं। राजस्थान राज्य से लोकसभा में 25 सदस्य। तो लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं? 25 सदस्य। और राज्यसभा से आते हैं आपके 10 सदस्य। इस प्रकार होते हैं आपके टोटल 35 सदस्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके राजस्थान राज्य से लोकसभा से कितने सदस्य जो है संसद में राजस्थान राज्य में आते हैं भारतीय संसद में। तो वो हो जाएंगे आपके 25 सदस्य तो लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 सदस्य। 1976 के संवैधानिक संशोधन के तहत प्रति राज्य सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उससे आवंटित सीटों की संख्या प्रत्येक मामले में 1 के बीच का अनुपात पूरे राज्य में समान रहता है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र है जिनका प्रतिनिधित्व 200 विधायक या फिर विधानसभा के सदस्य करते हैं। वर्तमान में 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 है। ठीक है, तो लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां। निम्न में से राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो 1857 क्रांति का केंद्र हो जाएगा आपका नसीराबाद। नसीराबाद जो है 1857 क्रांति का जो केंद्र रहा है। मेरठ के विद्रोह की खबर जब AGG जॉर्ज लॉरेंस तक पहुंची तो उन्होंने अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था। ठीक है, चलिए। और जल्दी सैनिकों के विद्रोह की खबर नसीराबाद में सैनिकों तक पहुंची और 28 मई 1857 को नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया था। राजस्थान में 1857 क्रांति आपके विद्रोह को कई नामों से जाना गया है। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा दिया गया। भारतीय विद्रोह जो है महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक द्वारा दिया गया। दामोदर सावरकर से जाना जाता है। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और उन्हें इस 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकार मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई और विद्रोह शीघ्र ही पटना के पड़ोस से लेकर राजस्थान की सीमा तक पूरे क्षेत्र में फैल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। छावनियाँ कितनी थी आपकी? छावनियाँ 6 छावनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं क्योंकि फिर आपका जो है टाइम बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म हो जाएगा आपका राइट आंसर काली सिंध और गंभीरी। काली सिंध और गंभीरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी काली सिंध और गंभीरी, याद रखिएगा। फल्गुबाई किससे संबंधित है? फल्गुबाई जो है किस नृत्य से संबंधित है आपको बताना है। भवाई नृत्य, चरी नृत्य या कालबेलिया या फिर तेरहताली नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में आपने दे दिया ना था, कमेंट में ज़रूर देना, इस बात को मत भूल जाना, है ना? चाहे सही दो या गलत हो लेकिन कमेंट में आंसर जरूर देना आपको। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य से जो है आपकी फल्गुबाई जो है संबंधित हो जाएगी।
ठीक है। तेरी नृत्य का आपको क्वेश्चन एक पहले भी देखने को मिला जो कि गुर्जर समुदाय करते हैं, ठीक है, महिलाएं करती है केवल इसको, ठीक है। चलिए, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ आपके हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में आपके कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट आपका शहीद वीर बालिका कालीबाई इन्हीं में से किस स्थान से संबंधित थी? तो आप सभी जानते हैं कालीबाई जो है रास्तापाल से संबंधित थी, रास्तापाल से संबंधित थी। शहीद भील बालिका कालीबाई डूंगरपुर जिले में रास्तापाल से संबंधित थी। तो रास्तापाल कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, ठीक है। चलिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 928। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? कुल लिंगानुपात था 928, ठीक है। और इससे प्रश्न बना था आपका पिछला प्रश्न, आपको याद है या नहीं? कितने जिले इससे कम रखते हैं, है ना? क्या आंसर बताया था? चलिए कमेंट में आप कीजिए आंसर। तो वो तो बताया था आपको 12 जिले ऐसे जो राजस्थान के जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो 928 से जो है कम लिंगानुपात रखते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोराट का पठार फैला हुआ है आपके उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद के बीच में जो है आपका भोराट का पठार मिलता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है। वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा जो है प्रवृत्ति किस ओर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो है वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है बढ़ रही है। तेंदुपत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं? तेंदुपत्ते आपके जो है ये बांसवाड़ा जिले से प्राप्त किए जाते हैं। और तेंदू पत्ते आपको पता होना चाहिए कि तेंदू के पत्ते जो है बीड़ी बनाने के लिए जो है काम में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 70वां क्वेश्चन कि जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? तो जयपुर को छोड़कर जो है आपके जयपुर में तो है ही, जयपुर के अलावा जो है आपके जोधपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो ये हो जाएंगे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो देश में जब आपातकाल है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, वो कौन है? तो वो है आपके राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी यानी द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपके देश में अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो आपके जो है मौलिक अधिकारों को वो निलंबित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा में 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 403 सदस्य भेजता है, ठीक है। चलिए, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था? तो वो था आपका 44वां संशोधन। 44वें संशोधन के अनुसार जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जमीनी स्तर पर पंचायतों पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो ये करता है आपके 73वां संशोधन। 73वां संशोधन आपके जमीनी स्तर पर पंचायतों पर लोकतंत्र प्रदान करता है साहब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर दिवालियापन। दिवालियापन जो है न्यायाधीश को हटाने का आधार नहीं है, ठीक है। चलिए, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो ये था आपके 2 साल के लिए। 1919 में जो रॉलेट एक्ट था उसने 2 साल के लिए राजनीतिक कैदियों को कोई बिना मुकदमे के ही, यानी कोई मुकदमा नहीं फिर भी जो है हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा 2 साल के लिए जो है बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रख सकते थे, जो कि गलत था। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी आती है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती है। डेयरी किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आपके आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आती है, याद रखिएगा। डेयरी प्राथमिक है, डेयरी प्राथमिक है, डेयरी प्राथमिक है साहब। चलिए,
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी उसका सदस्य कौन नहीं थे। तो ये हो जाएंगे आपके A.V. ठक्कर जी। बाकी आपके डॉक्टर M. मुंशी, K.M. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तीनों ही जो है आपके भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य रह चुके हैं, जबकि A.V. ठक्कर जो है सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अनाईमुडी। अनाईमुडी अनाईमुडी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी होने वाली है, होती है। ठीक है, तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पर है? आपके केरल में स्थित है, याद रखिएगा, केरल में अनाईमुडी स्थित है, जो कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में जो है आपको बताना है आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद जो है शामिल थे। 395 395 भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम घाट को। पश्चिम घाट को जो है उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से पश्चिम घाट को जाना जाता है। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? मूक नायक अखबार शुरू किया था 1920 में आपके B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का इनको जनक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। और इनका जन्म जो है महार जाति में हुआ था, संविधान के निर्माता हैं। तो 1920 में इन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया था। मूक नायक अखबार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट आपका वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका, आप सभी देते हैं इस कर को, ध्यान रखिएगा, तो वो जाना जाता है आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी के नाम से। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। तो बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे आपके जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश हैं, राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान जवाहरलाल नेहरू को जेल में रखा गया था, तो वो आपको बताना है किस जेल में रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदनगर किला। अहमदनगर के किले में जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में रखा गया था। और याद रखिएगा, इसी से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था, वो कौन सा था? तो वो था ऑपरेशन आपका शून्यकाल। क्या था? शून्यकाल ऑपरेशन अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त ऑपरेशन शून्यकाल अंग्रेजों के द्वारा भी चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र से किसकी अनुपस्थिति में इसके संचालन को असंभव बनाती है? तो यह हो जाएगा आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोकतंत्र से जो है लोकतंत्र से राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में इसके संचालन को असंभव बनाती है। यानी लोकतंत्र चलाना है तो आपको राजनीतिक दल रखना ही होगा, राजनीतिक दल होना ही चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो है संचालन संभव हो पाएगा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा से ली गई थी। तो भारत के संविधान में जो है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी आपके रूस से। रूस से जो है रूस से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती जो है आपके जानी जाती है तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति आपके चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है नील की खेती की गई थी, उसे तिनकठिया पद्धति के नाम से पहचानी गई थी। नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? नीली क्रांति पूछी गई हमसे, भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये थी आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नीली क्रांति भारत में पहली बार जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है आपके वैदिका कृषि की जाती है। अच्छा, वैदिका कृषि क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वैदिका कृषि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। वैदिका कृषि पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारों पर ढलान में उकेरी गई सीढ़ीदार छतों पर फसलों को उगाने का अभ्यास है, या फिर हम कहें दूसरे शब्दों में फसलों को उगाने के लिए पहाड़ी या पहाड़ी क्षेत्रों को समतल क्षेत्रों में उत्कीर्ण करने का अभ्यास किया जाता है। ये पृष्ठीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। मृदा अपरदन को भी आपके जो है रोक करते हैं। वैदिक खेती
भारतीय राज्यों आपके पंजाब, मेघालय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में भी की जाती है। वेदिका कृषि का उपयोग धान, अनाज, फल, सब्जियां, फूल, औषधियाँ, पादपों और सुगंधित पादपों, रजक पादपों, गेहूँ, मक्का, चावल, दाल और तिलहन और अन्य फसलों के लिए को उगाने के लिए भी किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वैदिक कृषि जो है की विधि अपनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आपके इस प्रकार से आपके पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। ये आपकी कृषि की जा रही है, ठीक है। तो ढलान वाले क्षेत्रों में की कृषि क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके लाभ आप देख लें कि वैदिक कृषि के लाभ क्या है। तो एक तो आपकी मृदा अपरदन को रोकती है, दूसरी आपकी कृषि क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करती है, कृषि जल प्रवाह को धीमा और कम करके ये वर्षा जल संग्रह में सुधार करती है और जल संरक्षण में भी योगदान देती है। यह कृषि नदी का बहाव के रूप में कम करता है, जो मृदा अपरदन को रोकता है। जल प्रदूषण और अवसादन कम हो जाता है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पहाड़ी भूमि को खेती के अनुकूल बनाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। इतने कम समय में आपको जो है इतने सारे प्रश्न मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप आंसर कमेंट में दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए 92 का क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था आपके मार्च 1930 में। मार्च 1930 में यानी 12 मार्च 1930 में आपके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसके जो मुख्य नेता थे भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के, वो थे आपके मोहनदास गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर भगत सिंह और वी के दत्त। भगत सिंह और वी के दत्त ने को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और वी के दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। तो वो कब फेंका था? तो वो फेंका था आपके 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और वी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित है? तो कोयला खदानों के निकट स्थित है आपका बोकारो। बोकारो जो है इस्पात संयंत्र भारत के झारखंड राज्य के बोकारो जिले में स्थित है। तो ये कहाँ जाएगा? झारखंड राज्य में है और बोकारो जिला है झारखंड का। वहाँ पर आपको जो है बोकारो नाम से ही आपका इस्पात संयंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी बताइए। इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। तो ये की थी आपके राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसकी रचना की थी और ये जो है भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपको बतानी है कि इनमें से केवल और केवल रबी की फसल है। तो केवल और केवल रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी जौ और चना। जौ और चना जो है केवल रबी की फसल है और रबी की फसल वैसे आपके सर्दियों में बोई जाती है, जो कि बसंत ऋतु जब आती है ना, तो उस टाइम इसको काट लिया जाता है। तो रबी की फसल याद रखिएगा सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है ये, ठीक है। चलिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति है आपके बागवानी और शहद से संबंधित। बागवानी और शहद से संबंधित स्वर्ण क्रांति है, जो कि आपके 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था। तो स्वर्ण क्रांति कब तक चली थी? तो ये चली थी आपके 1991 से 2003 तक ये चला था। और स्वर्ण क्रांति के जनक अगर पूछा जाए हमसे, तो जनक थे आपके निरफक तुतज जो है इसके जनक थे, ठीक है। और बात करें अगर इसी से संबंधित आपसे, ये तो पूछा गया है स्वर्ण क्रांति, अगर पूछा जाए गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन स्वर्ण एक मत कर देना, ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति तो आपकी बागवानी और शहद से संबंधित है, ठीक है, जो कि 1991 में से 2003 तक चलाई थी। किसने चलाई थी? क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे आपके निरपक्ष तुतज, ठीक है। और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है आपकी जूट उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। जूट उत्पादन, फाइबर से जूट आ रहा है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 98वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है?
तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपके अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 108। 99वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और बात करें इसके अधिकार क्षेत्र की, तो इसका अधिकार क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका जो है अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 100वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन बहुत कम समय में आपको उपलब्ध हुए, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है आपके न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, यानी न्यूनतम मजदूरी तो आपको देनी ही होगी। ये आपके मौलिक अधिकार अगर कोई नहीं देता है तो वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो चलिए साथियों 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन अपनी क्लास चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको जो है अब 27 तारीख तक आपको जो है डेली टेस्ट सीरीज इस प्रकार से मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए। इसी प्रकार कम समय में बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको मिल रहा है। चलिए तो बड़े 101 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आ जाइए। विजया श्री रामू की पत्नी है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आपको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर आप जो है कॉफ़ी पेन से अपना रजिस्टर उठाइए, रफ कॉपी, और उससे आपको ये सॉल्व करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार सॉल्यूशन और दिखा लेता हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को जो है आपको रफ कॉपी में करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपको जो है सिंबल दे रखे हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन दे रखा था कि रामू और विजया, रामू की वाइफ थी, रामू की वाइफ कौन थी? विजया थी। ठीक है, हाँ, रामू की वाइफ कौन हो जाएगी? तो विजया हो जाएगी। और बात करें इन दोनों के पुत्र थे, अभी इनका बेटा था और आंसू जो है इनकी बेटी थी। आंसू कौन थी? बेटी थी। अब बात करें इसी से आपसे, अभी यानी इनके बेटे का बेटा, बेटी कौन थी? इशिका, और इनकी बेटी की बेटा था ऋषि। तो पूछा गया है ऋषि और इशिका का संबंध, तो ऋषि और इशिका का संबंध क्या हो जाएगा? दोनों ही कजिन हो जाएंगे भाई। एक प्रकार से इसको ऐसे समझिए आप कि रामू और विजया यानी कि आपके माता पिता है, आपके माता पिता, आपकी एक सिस्टर है और आप है, तो आपकी बच्चा होता है, आपकी बेटी होती है और आपकी सिस्टर के बेटा होता है, तो उन दोनों का रिश्ता पूछा गया तो वो कजन कहलाएंगे, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको जो है इसे अपने रफ वर्क में ज़रूर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर का ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से हम जो है मैथ, रीजनिंग और इनके क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया गया है बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के अनुसार करें। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को किया गया है मेरे दोस्त कि आपको दिया हुआ है 14, 23, 38, 59 और क्वेश्चन मार्क है, फिर 119 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है इसमें 14, 23 यानी 23 में से 14 घटाइए, रफ में लिख सकते हैं आप कि 23 में से 14 गए तो आपके 9 बचे शेष। 38 में से 23 घटाएंगे आप तो 15 बचेंगे। 59 में से 38 घटाएंगे तो आप 21 बचेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके संख्या क्या आ गई? 9 आ गई, 15 आ गई, 21 आ गया। तो 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस है। 15 और 21 में कितने का है? 6 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? 21 में 6 जोड़िए, 21 में 6 जोड़ेंगे तो आप 21 और 6 27, 27 किस में जोड़ना है आपको? 27 जोड़ना है आपको 59 में। तो 59 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 आएगा। 86 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए 86 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग है, ये सबका अलग अलग माइंड कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ऑप्शन आंसर बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से इसको किया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका ये रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में लेंथ को GVIPGN के रूप में कूटित किया जाता है, तो उस कूट भाषा में STERTS को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये ABCD का खेल है मेरे दोस्त, तो इसको आपको बिल्कुल शांति से रजिस्टर में ABCD लिखिए और उस प्रकार से आपको ये करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है? इसको किया गया है मेरे भाई, जैसे लेंथ दे रखा है ना, तो इसमें जो है
+2 का वो किया गया है जुगाड़। वो कैसे किया है, जैसे L है तो L को जो है पीछे से आप देखेंगे कि L में +2 करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा। फिर आपका E है तो E में +2 करेंगे तो क्या आएगा, G आएगा। इधर से शुरू करना है आपको, ठीक है, पीछे से इसमें, और आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे। तो जैसे मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ, सोल्यूशन है आपका, आ जाइए, यूवी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रफ वर्क में कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप ABCD को लिख लीजिए और उनके बीच में जो है उनका नंबर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपका L है तो L का जो L में +2 करके आपका जो है N पीछे से आपको इधर से शुरू करना है आंसर लिखने का, ठीक है। इसी प्रकार E को G लिखा है तो E में +2 करेंगे तो G आ जाएगा, N में +2 करेंगे तो P आ जाएगा, G में +2 करेंगे तो I, T में +2 करेंगे V, H में +2 करेंगे J। तो इसी प्रकार आपको जो दे रखा था स्टार्स, तो स्टार्स में S में +2 करेंगे तो U आ जाएगा। इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना, आपको ये नहीं इधर से लिखना, नहीं इधर से नहीं लिखना, पीछे से आपको लिखना चालू करना है। तो S में +2 करके इधर U हो गया, T में +2 करके V आ गया, A में +2 करके C आ गया, R में +2 करके T आ गया, T में +2 करके V आ गया और S में +2 करके U आ गया। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और अच्छे से क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति एक बिंदु से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, एक बार फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो उसकी अब शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आपको जो है रफ वर्क में ही इसका आंसर देना है, अपने अनुसार कीजिए इसको अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो मैंने आपको बता रखा है कि ये फील्ड डायग्राम, आपको इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए कि अगर व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, अगर पूरब की ओर जा रहा है तो दायां नीचे की तरफ, बायां ऊपर की तरफ, अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो बायां इधर दायां इधर, ठीक है। और जो है पश्चिम की ओर जा रहा है तो बायां नीचे, उत्तर की दायां ऊपर की ओर। तो इससे जो है ये आपके लिए ट्रिक काम करने वाली है, इससे आपका जो है क्वेश्चन एकदम राइट होगा। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा था कि व्यक्ति जो है पूरब की ओर चलता है 20 मीटर, तो 20 मीटर हमने चलाया पूरब की ओर। अब बात करता है, वो कहता है कि दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि दायां नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो 15 मीटर वो इधर नीचे की तरफ आया, दायां आया, फिर उसने कहा कि फिर वो दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ जाता है यानी यूँ मैंने आपको बता रखा है ये, तो दायां किधर है इसका, इधर के इधर मुड़ेगा, यानी कि 8 मीटर चला, 8 मीटर चला यहाँ, 8 मीटर चलने के बाद में फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं इधर से मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 6 मीटर चला, 6 मीटर चलने के बाद में वहाँ रुक गया, और यहाँ रुक गया तो यानी कि ये टोटल कितनी थी, 15 मीटर, 15 मीटर यानी 6 मीटर यहाँ तक चल लिया, तो बची कितनी, 15 में से 6 गई तो आपका 9 मीटर जो है दूरी बची। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर, ठीक है, सॉरी 15 मीटर। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिस्टेक है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। 9 मीटर इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, जैसे कि ये डायग्राम गलत बनाया अपन से, थोड़ा इसको छोटा बना दिया था, इसको प्रश्न के अनुसार बनाएंगे। तो जैसे 20 मीटर वो पूरब की ओर चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। फिर चलता है वो दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, फिर वो जो है आपके 15 मीटर चलता है, उसके बाद जो फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर यहाँ तक हो गया, 8 मीटर चलता है, ठीक है। और 8 मीटर चलने के बाद में फिर वो दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चलता है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये कितनी बची, ये बची आपकी 9 मीटर, ठीक है। और फिर बात करते हैं इधर की भी, तो बची 8 मीटर, ये टोटल कितनी थी, टोटल यानी कि पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। 20 में से 8 मीटर आपको माइनस भी तो करना है, इसको भूल गए थे हम, तो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 8 मीटर आपने माइनस किया, तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे आपके, ये बचा 12 मीटर, 12 मीटर। जबकि जो है आपको जो है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, ये दूरी आपको बतानी है, पूछेंगे क्वेश्चन में। तो मेरे भाई ये जो दूरी है 6 मीटर की, ये तो आप तय कर चुके हैं ना, तो 6 मीटर यानी 12 में से 6 तो घटाओगे ना, 12 में से 6 घटाओगे, तो 12 में से 6 घटाए तो 6 मीटर बचे, अब 6 मीटर बचे, और इधर कितना बचा आपके पास 9 मीटर, तो 9 और 6 को जोड़ा, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये दूरी बचेगी आपकी 15 मीटर, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 15 मीटर। उसको यहाँ से यूँ जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, मेन चीज़ मेरा मोटिव था ये चीज़ आपको बताना, दायां और बायां किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आपके समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आ जाइए, जैसे यहाँ पे करवाया हुआ है
इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से इस सॉल्यूशन का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को रफ में एक बार जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर बनता है। तो आपको आकृति दी हुई है, इसकी जो है दर्पण प्रतिबिंब में आपको इसको देखकर ध्यान से देखिए और फिर देखिए कौन सी आकृति जो है बनेगी। तो आकृति बनेगी मेरे भाई, पहली तो बन नहीं रही, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा भी रिजेक्ट है। इसकी जो है दर्पण में आपके चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6 व्यक्ति ABCDE और F उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो B डी के बाईं ओर बैठा है, जो कि E के ठीक दाईं ओर बैठा है, और F C के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो D के दाईं ओर बैठा है, ए सबसे बाईं ओर बैठा है। व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो है आपको सॉल्यूशन रफ वर्क में ही करना होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका जो है आपको करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से इसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको जो है रफ में करने होंगे इन सबको, तो इनमें ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रफ में इनका आंसर आप कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। स्क्रीनशॉट अब लीजिए ताकि आपको एक ही स्क्रीनशॉट में जो है राइट आंसर भी पता चले और क्वेश्चन भी पता चले। ठीक है, और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आप को कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो इसके थ्रू आप समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो रुपया मुद्रा से है, तो ग्रीष्म ऋतु किससे हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी आपके मौसम से संबंधित। ठीक है, मौसम से संबंधित हो जाएगी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109वां, लड़कों की पंक्ति में संदीप बाएं और बैठा है, 10वां है, और ये सारा कुछ आपको रफ वर्क में ही करना होगा। तो आप जो है सोल्यूशन देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका जो है इसका एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्यूशन हो जाएगा। इसको देखकर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 110 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको सॉल्व खुद को ही करना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 24। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। किस साधारण ब्याज पर दर प्रतिशत पर प्रति वर्ष राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ आपको रफ वर्क के लिए है, तो मैथ का और ये रीजनिंग ये सब में रफ में करनी है, तो वहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ये, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सॉल्व जरूर कीजिएगा क्वेश्चनों को। ठीक है, आंसर विद आंसर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इन क्वेश्चनों को करने में टाइम व्यर्थ बहुत ज़्यादा होगा और तो इतना टाइम अपने पास है नहीं, और ये इनको जो है आप जो है रफ के माध्यम से ही कर सकते हैं, रफ वर्क में ही पेन पेंसिल आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है। तो ये आपका जो है इमेज फाइल में जो है PNG एक्सटेंशन होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। दूसरा है आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो CTRL+V का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक राउटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? राउटर का उपयोग किया जाता है साहब। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो मस्तिष्क कहा जाता है आपके CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? CPU है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल अस्थायी है। तो निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल अस्थायी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी रैम जो है वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, ध्रुमाच और तंत्रिका किस कोशिका के भाग है। तो न्यूरॉन के भाग है। ध्रुमाच और तंत्रिका किसके भाग है? न्यूरॉन के भाग है। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तन किया जाता है। तो वो निक्षेपण हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए। इनका कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो बिल्कुल करिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका, यदि आप धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाती है। तो वह धातु कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपकी Ga। ठीक है,
गैलीलियम जो है आपकी रखते ही, हाथ पर रखते ही पिघल जाएगी। ठीक है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग पूछा गया है आपको, बताइए कमेंट में आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, जो है मानव शरीर के पाचन तंत्र में सबसे लंबी होती है। नाम छोटा लेकिन काम बड़े है। ठीक है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2। चलिए, नेक्स्ट टाइम का हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है धमनियाँ। धमनियों के द्वारा ही तो रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है। चलिए, चैन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपके तनाव बल का। तनाव बल के द्वारा जो है, चैन के द्वारा एक कार को खींच कर ले जाते हैं तो आपका तनाव बल लगता है। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को के रूप में भी जाना जाता है। तो एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। 78 किलो के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 127.14 न्यूटन। 127.14 न्यूटन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइम का 131वां, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? संधि विच्छेद बताना है आपको, देखिए आराम से और फिर कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका देव प्लस आगम, देव्यागम। देव्यागम ये संधि विच्छेद अनुचित है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइम का कर्तव्य का सही वर्ण विन्यास क्या है? तो कर्तव्य का सही वर्ण विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क ए र त ए ब र या ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोचे, तो वो हो जाएगा आपका प्रत्युत्पन्नति, उन्नति, प्रत्युत्पन्नति। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपके अंत्यकरणीय अकथनीय में। अंत्यकरणीय अकथनीय में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका शीला के पास एक ही साड़ी है। शीला के पास एक ही साड़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मोटिव का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। मोटिव का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है परिवर्तन। परिवर्तन जो है मोटिव का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है सही? तो ये हो जाएगा आपका कमल नयन कर्मधार है। कमल नयन कर्मधार जो है सही सुमेलित हो जाएगा। कर्मधार जो है समास है। ठीक है। विलोम युग का कौन सा जोड़ा सही है? तो विलोम युग का जो जोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तरुण बुद्ध। तरुण तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? बुद्ध हो जाएगा। निम्न में से क्रिया की दृष्टि से गलत जोड़ी का चयन करना हो, तो गलत जोड़ी का चयन करना है आकाश में पक्षी उड़ते सामान्य क्रिया है, ये आपकी गलत जोड़ी हो जाएगी। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो संयुक्त क्रिया नहीं है, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जो है भाववाचक संज्ञा है। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए आपके। डायरेक्शन व्हाट इज द सॉल्यूशन इन लेटर राइटिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी ग्रेटिंग। ठीक है। चलिए, बाकी आप आराम से कर सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके और ध्यान से पुश करके क्लास को, और फिर आप इन क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप पढ़ लीजिए और आंसर दे लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनको करने में, पढ़ने में, समझाने में बहुत टाइम व्यर्थ होगा। ठीक है। तो संपूर्ण आपको उपलब्ध करवाना था, बस मोटिव ये है। बाकी कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आंसर को समझिए और राइट करिए। ठीक है। चलिए, 144वां क्वेश्चन है इस प्रकार से। बाकी इसी प्रकार की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से जो करवाए जा रहे हैं, जो लोग समझदार हैं उनको तो पता है कि ये कहाँ से उपलब्ध, आपको किस प्रकार से करवाए जा रहे हैं। तो बाकी उसकी बात नहीं करेंगे अपन। तो पढ़िए और करिए, जहाँ से भी जैसे भी पढ़ने को मिले पढ़ते रहिए और क्वेश्चनों को करते रहिए। ठीक है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप सीईटी में बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन करें, ताकि आपकी जो आगे आने वाली भर्ती पटवारी वीडियो, उनमें आपका जो है सिलेक्शन हो। ठीक है। तो कैसी रही क्लास बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, आप ही के लिए है ये। तो बनते हैं, एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा पूरा मैसेज, मतलब पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है। फिर आपके ये ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। ठीक है। चलिए, फिर ये पैसेज तो वही है, एक बार ऑप्शन का क्वेश्चन यहाँ से आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पैसेज वही है आपका, एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन का राइट आंसर का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे 150 प्रश्न। ठीक है, तो 150 प्रश्न आपके कंप्लीट करवाए हैं बहुत ही कम समय में। आप देख लीजिए यूट्यूब पर किसी ने भी इस प्रकार से जो है नहीं करवाए होंगे इतने कम समय में इतने बेहतरीन प्रश्नों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो है इसी प्रकार की क्लास डेली मिलती रहेगी। बाकी आप एक बार प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट जरूर करें। वहाँ से आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। राजस्थान करंट अफेयर्स की आपके लिए शॉर्ट्स दी जाती है डेली की, डेली फैक्ट्स वाली क्लास दी जाती है। डेली राजस्थान जीके की जो है क्लासें करवा रखी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली बंदा बेस में करवा रखी है ना, तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपकी सफलता में 4 चांद लगाने वाली क्लास है वो। ठीक है, चलिए साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।